गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस जो होता है एक रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस की तरह ही एक और टर्म जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं उसे हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। जब हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो बॉडी अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन को चेंज करती है। देयर इन चेंज इन ओरिजिनल कन्फिगरेशन और इट्स शेप गेट चेंज्ड। सो जो स्ट्रेन होता है सिंपली रेशियो होता है उसे ओरिजिनल कन्फिगरेशन और चेंज इन कन्फिगरेशन का। स्ट्रेन के बारे में हम बता दें, स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होती है। इट इज जस्ट एन रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। ये भी तीन प्रकार का होता है और हम इन तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन, दैट इज हुक्स लॉ के बारे में हम जानेंगे। ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। So we have the topic strain. Strain. So what do you understand by the term strain? तो हम इसे कह सकते हैं, हाँ, इट इज रेशियो ऑफ change in configuration to the original configuration, to the original configuration. Change in configuration to the original configuration, इसे हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन को हम कह सकते हैं इस तरीके से, स्ट्रेन इक्वल्स टू change in configuration upon original configuration. Change in configuration to the original configuration. जो स्ट्रेन होता है उसे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो स्ट्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। स्ट्रेन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और इन्हें हम वन बाय वन करके समझेंगे। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ change in length to the original लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम कह सकते हैं एज अगर हमारे पास ये एक एल लेंथ की एक स्ट्रिप है और उसे हमने स्ट्रेच करके
थोड़ा स्ट्रेच किया और डेल एल तक हमने इसे पहुंचा दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो डेल एल अपॉन एल के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेकंड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नोट डाउन। सो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, if deforming force applied, if deforming force applied take the change in the volume of a body, then such type of strain is said to be volumetric strain. For an example, हम यहां लेके चलते हैं, हमारे पास ये एक बॉडी थी जिसका वॉल्यूम V था। हमने इसे कंप्रेस किया और कंप्रेस करके इसका वॉल्यूम यहां से कम किया बाई डेल वी। हमने इसका वॉल्यूम डेल वी कम कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास स्ट्रेन होगा जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम में कमी आई है, वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन that become equals to del v upon v, del v upon v. Next type of stress we are going to have shearing stress. तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस टू द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट
when tangential force applied on it जब हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं ऐसी कंडीशन में हमारी जो परपेंडिकुलर सरफेस होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है विद टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे फोर्स लगाई, हमारी लेंथ एल थी, यहाँ पे सरफेस डिस्प्लेस हुई और सरफेस डिस्प्लेस होने से थीटा वाइज डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल एल इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया, एल हमारे पास लेंथ थी और इसका जब हम रेशियो निकालते हैं तो थीटा इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल के बराबर हमें वैल्यू निकल के आती है। तो इस प्रकार से हमारे तीन प्रकार के स्ट्रेन निकल के आते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेन। इसके बाद हम एक लॉ दैट इज हुक्स लॉ, अब उसके बारे में समझेंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट, एक्सटेंशन प्रोड्यूस विद इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। हम किसी भी वायर के अंदर जितना ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। सो हम इसे लिख लेते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ नोट डाउन। सो हम कह सकते हैं इसको विद इन इलास्टिक लिमिट, within the elastic limits, extension produced within a wire or within a body is directly proportional to load applied हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग विद इन इलास्टिक लिमिट वो लिमिट जहां तक कि बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकती है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर किसी बॉडी में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो डिपेंड करेगा कि उस पर कितना लोड अप्लाइड हो रहा है। जितना ज्यादा लोड होगा उतना उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा एंड वाइस वर्सा। तो हम कह सकते हैं एक्सटेंशन प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। हुक्स लॉ को हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं और हुक्स लॉ को स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में हम कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। हाँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये हमारा हुक्स लॉ होता है in terms of stress and strain. So we are going to write it also. तो हम कह सकते हैं according to Hooke's law, within an elastic limit, strain or stress is directly proportional to the strain। जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के विद इन इलास्टिक लिमिट। दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम ये कह सकते हैं हुक्स लॉ के लिए। प्रोपोर्शनल रिलेशन आते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, स्ट्रेस
इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। जो ई है हमारे यहां पर ई, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कहते हैं। ई को हम लिख सकते हैं ऐसे, ई इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की टर्म में हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। नोट डाउन। नाउ जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो भैया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज ऑफ 3 टाइप। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसे हम कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसे हम गामा से नोट करते हैं, और ये हमारे बराबर होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर हमारे पास निकल के आता है। तो यहां पर हमारे पास एक वायर है लाइक दिस। हमने इसे यहां से थोड़ा एक्सटेंशन किया है, वाई अप्लाइंग फोर्स, और इसका जो एरिया है, एरिया वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। एंड इसकी इनिशियल लेंथ जो थी वो एल थी, और इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आया, वो डेल एल लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सो वी हैव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया है, और एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर है। वहीं नॉट लॉन्गिट्यूडनल, इट्स नॉर्मल स्ट्रेस, इट्स अ नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो बराबर होता है डेल एल अपॉन एल के। तो इन दोनों को लेकर के जब हम फॉर्मूले पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, गामा इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डेल एल अपॉन एल के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। एंड गामा की वैल्यू हमारे पास जाती है एफ एल पाई डेल एल आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है फॉर यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आती है। अगर हम मान लें जो हमारा फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mg
फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास mg है, और अगर हमें इसका मास भी पता है तो हम mg का फॉर्मूला करके से वैल्यू फॉर्मूला बना सकते हैं इसे, दैट इज mg l एंड पाई डेल एल आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसमें यंग मॉडुलस की वैल्यू पिक आउट कर सकते हैं। वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। नोट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट मॉडुलस इज बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट वन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को हम कह सकते हैं कि ये रेशियो होता है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसे हम बी से नोट करते हैं, इट इज नोट बाय बी, इट इज डिनोटेड बाय बी। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो वी हैव बी इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। bulk modulus of elasticity, and here V equals to normal stress upon volumetric strain, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आता है। इट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू बी हैव नाउ। तो यहां पर हम वॉल्यूम लेते हैं, एक बॉडी है, उसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था, ओके। तो क्या हुआ, इनिशियल वॉल्यूम इसका v था, और कंप्रेस करके हमने किसी प्रकार से इसका वॉल्यूम v माइनस dv कर दिया, तो इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आया है। तो अब हम इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालेंगे, क्या वैल्यू निकलती है स्ट्रेस की और क्या वैल्यू निकलती है इसकी स्ट्रेन की। लेट अस सी इट। तो वी हैव स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज एफ अपॉन ए। ये स्ट्रेस है, इसका एरिया हमारे पास जो है ए के बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास हो गया। वहीं स्ट्रेन के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए हम डेल वी अपॉन वी करेंगे।
जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन भी रहेगा। वी आर गोइंग टू यूज नेगेटिव साइन हियर एज आवर वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज किया है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन रहेगा। तो हम यहाँ पर साइन का यूज करेंगे, बल्क मॉडुलस बी का यूज करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करेंगे तो क्या वैल्यू निकलती है हमारे पास, V इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन नेगेटिव डेल बी अपॉन बी के बराबर वैल्यू निकल के आती है। और जब सॉल्व करते हैं हम इसे तो V इक्वल्स टू एफ वी अपॉन ए डेल बी नेगेटिव में, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है फॉर बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस की हमारे पास वैल्यू ये निकल के आई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस आ जाता है, इट इज शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखेंगे, टिल नोट डाउन। तो वी हैव शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, हम इसे कह सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल फोर्स टू शियरिंग स्ट्रेन। तो कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल फोर्स टू द सो इसे डिफाइन किया जाता है टेंजेंशियल फोर्स टू द शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल फोर्स एंड शियरिंग स्ट्रेन के रेशियो को हम शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हम इसे नोट करते हैं विद द लेटर जी, हम इसे जी से नोट करेंगे। इट इज नोटेड बाई वाई लेटर जी, हम इसे जी से नोट करेंगे यहां पर। सो जी से नोट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है इसकी, जी इक्वल्स टू, हाँ हमारे पास जी से नोट करते हुए वैल्यू क्या बनी, जी इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस क्या सकते, टेंजेंशियल स्ट्रेस, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन बराबर हमें मिलता है शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास जो फोर्स है वो एफ अपॉन ए के बराबर फोर्स मिलती है, और ये हमारे पास थीटा के बराबर वैल्यू आती है। तो जी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं एज ए टेंशियल फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन थीटा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू थीटा के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू होती है वो हमारे डेल एल अपॉन एल के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल एल अपॉन एल के बराबर हमने वैल्यू निकाल दी। तो जी इक्वल्स टू फोर्स एल ए इंटू डेल एल, फोर्स इंटू लेंथ एरिया इंटू डेल
लेंथ के बराबर हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। तो इस प्रकार से हम अपने मॉडुलस को पिक आउट करते हैं। तो लेट अस रिवाइज, आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने जाना स्ट्रेन के बारे में। हमने जाना स्ट्रेन जो होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जो बॉडी के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है और जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से उसमें चेंज आया उसे हम स्ट्रेस या स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के अंदर लेंथ में चेंज आता है डेल एल अपॉन एल। वहीं जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था उसमें चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑन अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड थर्ड वन इज शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन के अंदर जो था उसमें हमने टेंजेंशियल फोर्स लगा करके हमने उसके से ऊपर की सरफेस को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसके रेस्पेक्ट में जो सरफेस है उसमें कितना चेंज आ रहा है उसके बेसिस पे हमने शियरिंग स्ट्रेन को पता किया। इसके बाद हम आए हुक्स लॉ के ऊपर। हुक्स लॉ हमने जाना विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो हमारे पास एक्सटेंशन होता है बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड अप्लाइड के। हम जितना लोड अप्लाइड करेंगे बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट हुक्स लॉ को हमने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के विद इन इलास्टिक लिमिट। जितना भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस पैदा हो रहा है स्ट्रेन पैदा हो रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर वो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहते हैं। एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं ई लगाते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ई लगाते हैं तो उसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। और सॉल्व करने पर हमने जो फॉर्मूला निकाल के दिया वो मिला यहाँ पर ये गामा इक्वल्स टू एफ एल पाई डेल एल आर स्क्वायर के बराबर। अगर हमारे पास फोर्स mg है तो गामा इक्वल टू mgl पाई डेल एल आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू पिक आउट की। नोट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट वन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो कहलाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे हम बी से नोट करते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर हमारा स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है स्ट्रेन का साइन नेगेटिव आया है डेल बी अपॉन बी तो इस वॉल्यूम में हमारा डिक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद हमने जब फॉर्मूले पुट किया तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है v इक्वल टू नेगेटिव एफ बी ए डेल बी के बराबर हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। नेक्स्ट वन इज शियरिंग स्ट्रेन। जो शियरिंग स्ट्रेन सॉरी शियरिंग स्ट्रेस भी हो गया शियरिंग स्ट्रेन भी हो गया। तो शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमने देखा ये रेशियो होता है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स जो लग रही है वो ओहो टेंजेंशियल फोर्स नहीं दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो होता है और टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो होता है। टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारे फोर्स अपॉन एरिया के बराबर है और ये हमारा थीटा के बराबर है। थीटा की वैल्यू हमने जब यहाँ पुट की तो जी की वैल्यू एफ अपॉन 8 एल अपॉन डेल एल के बराबर हमारे पास करके आती है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना इन सब के बारे में। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।